जब फुटवेयर का नाम लिया जाता है तो आगरा का नाम लिया जाता है। स्किल वर्कर्स आगरा से ज्यादा पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। जो लोग नीतियां बनाते हैं व्यापारियों के लिए, उनको खुद नहीं मालूम कि वो क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। अगर हमको पूरा जूता बनाना है तो हम इंडिया के अंदर वो रॉ मटेरियल नहीं हम पूरा जूता बना सकें। एमएसएमई का जो रिवाइज पेमेंट प्लान आया है, उसके बाद एटलीस्ट 10 से 15% फैक्ट्री आगरा में बंद होंगी। आप देखिए ना, आज पूरा करोल बाग दिल्ली में देख लिए 99% मटेरियल फ्रॉम चाइना। जैसे शराब पीना गंदी बात है, लेकिन शराब के ठेके हर नुक्कड़ और चौराहे पे खुले हुए हैं, राइट? अगर लगता है गवर्नमेंट को कि गाय हमारी माता है और हमको नहीं करना है, अगर ऐसा, आप गाय का जूता चमड़ा बनना बंद कर दीजिए। अगर हमारी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट दे, हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपाउंड इंडस्ट्री को बैकअप दे, 101% हम उससे बेहतर जूता बना सकते हैं, उससे सस्ता जूता बना सकते हैं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम इस समय आगरा में हैं। आगरा यानी वो शहर जहाँ पे जूते बनाए जाते हैं। ये भी एक पहचान नत्थी कर दी जाती है शहर के साथ। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम कई चीज़ों पे नज़र भी डालते हैं, जैसे किसी शहर का व्यापार किस ओर बढ़ रहा है, व्यापारी किस ओर जा रहे हैं, उनका सोचना किस दिशा में चल रहा है। साथ ही ये भी देखना होता है कि किसी शहर में कोई चीज़ जब बहुत आयत मात्रा में बनाई जा रही है तो सरकारों का ध्यान उस पर कितना दिया जा रहा है। मेरे पीछे फ्रेम में बैठे जो लोग हैं वो आगरा के वो लोग हैं जो जूते बनाते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? जूता व्यापारी हैं आप सभी लोग। वो लोग हैं जो शू इंडस्ट्री में शू मेकर्स कहे जाते हैं। कई सारे लोग इनमें से डोमेस्टिक मार्केट में बनाते हैं और कई सारे लोग एक्सपोर्ट मार्केट को बनाते हैं। हम उनसे समझेंगे इस इंडस्ट्री को, इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम अपने दर्शकों से थोड़ी धैर्य की अपेक्षा रखते हैं और थोड़ी से ज़्यादा संजीदगी की अपेक्षा रखते हैं कि इस मैटर को समझने में वो भी ज़रा रुचि दिखाएं, तो हम भी दिक्कत को सुलझाने में इस लोकतंत्र के एक भागीदार बन सकेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है, और लेकिन सबसे पहले सवाल से भी पहले मैं थोड़ी सी माफ़ी भी चाहूँगा कि आने में इतनी देर हुई और आने के बाद बातचीत करने में भी थोड़ी सी देर की मैंने, क्योंकि बातचीत शुरू करने के पहले समझदारी थोड़ी सी मुझे भी चाहिए थी, ठीक है? लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि आगरा की जो शू इंडस्ट्री है, जो जूता बनाने वाली यहाँ की इंडस्ट्री है, यहाँ का इतना बड़ा उद्योग है, सरकार के ओडीओपी में भी रजिस्टर है ये अगर उद्योग बड़ा है तो कितना बड़ा है? क्या इसके बारे में कोई फैक्ट एंड फिगर्स के हिसाब से नहीं, लेकिन एक चित्रकर बनाना हो इस इंडस्ट्री का, कैसे बनी, क्या बनी, और फिर कितने मोटा मोटी कितने प्लेयर्स अभी यहाँ पे होंगे इस इंडस्ट्री में, कौन बता सकता है इसमें? आपके पास इंडस्ट्री क्या नाम है सर आपका? इकराम अहमद मेरा नाम है और मैं करीब 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा। और मैं बेसिकली हूँ लखनऊ से, लेकिन मैं करीब 38 साल साउथ में रह के आया हूँ और इस इंडस्ट्री में रहा हूँ वहाँ पे। जब हम इस इंडस्ट्री को इस तरीके से देखते हैं कि करीब आगरा, जब फुटवेयर का नाम लिया जाता है तो आगरा का नाम लिया जाता है। लेदर का नाम लिया जाता है तो चेन्नई का, जो अब चेन्नई है, पहले मद्रास का नाम हुआ था। ठीक है। जब ये इंडस्ट्री, तो इसका कॉम्बिनेशन यही था कि साउथ चमड़ा भेजती थी, नॉर्थ आगरा जूता बनाता था उस चमड़े से। अच्छा। ये कॉम्बिनेशन रहा सालों साल रहा। मेरे ख्याल से 69-70s में पहली शू अपर फैक्ट्री साउथ में लगाई गई। वो भी नॉर्थ से ही लोग गए और वहाँ जाके उन्होंने स्टार्ट किया। उससे पहले आगरा इज़ द बेस जहाँ के पर हम लोग हमेशा से जूता बनाते आए हैं और यहाँ की इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग रही है। और यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो यहाँ का लेबर हुआ करता था। अच्छा। लेबर हुआ करता था, इतना स्किल्ड लेबर था यहाँ पे। अच्छा। कि आप उस वक्त में जूते मशीनों पे नहीं बनते थे, हाथों से बनते थे। अच्छा। आज हमारे पास मैकेनाइज यूनिट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग जूते यहाँ पे बना रहे हैं। तो वो जो टाइम था, उस वक्त के जो वर्कर्स थे उनका जवाब नहीं था
कि आप मतलब वो इस तरीके की वो कारीगरी, वो नज़ाकत उनके हाथों में थी कि इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ ग्रो करी है। आई मीन इसका कोई इमेजिनेशन नहीं है। और ये कितने सालों तक ऐसे चलता रहा अंकल? ये मैं समझता हूँ कि हम लोग हम भाई अपने बचपन से देख रहे हैं यहाँ पे, तो करीब मैं 70-75 से तो हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर जो हमने देखना शुरू करा है, और जिस स्पीड में इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। पहले ये डोमेस्टिक में भी थी, डोमेस्टिक बाद जो हमारा एक्सपोर्ट जब शुरू हुआ, तो एक्सपोर्ट में हम लोगों ने पूरे मतलब ऐसा नहीं पूरा यूरोप हम लोगों ने कंट्रोल किया। अच्छा। पूरा यूरोप में कोई ऐसा कंट्री नहीं जहाँ के ऊपर आगरा से जूता बन करके ना गया हो। अच्छा। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है हमारा आगरे का। लेकिन अब जो सिचुएशंस आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ द जो सिचुएशन है अभी हमारे इंडस्ट्री का, जो लेबर का जो इशू है, ये दो चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। और ये जो वक्त है इस वक्त में, इस वक्त का मार्केट अच्छा नहीं है, ना तो डोमेस्टिक मार्केट ठीक है और ना यूरोप ना एक्सपोर्ट मार्केट ठीक है। मैं आपकी समस्याओं पे अभी आऊँगा, मुझे इंडस्ट्री को थोड़ा और समझना है। अब ये सवाल है मेरे मन में कि आगरा की, जैसे अगर आपने कहा यूरोप का नाम लिया और आप में से बहुत सारे लोग एक्सपोर्टर भी हैं, तो जैसे मैं जूतों की बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जूतों की, तो उनमें से कितने बड़े ब्रांड्स जो हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उसमें से कितने ब्रांड्स आगरा पे डिपेंडेंट हैं? क्या लगता है? अगर हम यूरोप का नाम लें तो बहुत बड़े बड़े एराम हो गया। एराम इज़ अ फ्रेंच कंपनी जो कि बहुत बड़ी रही है। मैं उसका कंट्री हेड रह चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और मैं करीब 8 से 10 लाख पेयर सीज़न का लिया करता था ड्यूरिंग माय टेन्योर पॉइंट पे। 8 से 10 लाख पेयर जूते बाई सीज़न। अच्छा। तो it's not a small thing, it's a very big numbers। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि शैलेश भाई, आई थिंक यू कैन गिव मोर अबाउट द कस्टमर्स। आप बताइए शैलेश जी, मतलब कौन कौन सी बड़ी कंपनियां जो हैं डिपेंडेंट रही हैं इस पे? मुझको ऐसा लगता है कि आगरा के अंदर ना जो स्किल वर्कर्स की वजह से मैकेनाइजेशन नहीं हो पाया, और मैकेनाइजेशन नहीं होने का नुकसान ये हुआ कि जो साउथ की जो फैक्ट्रीज थी जहाँ पर कि स्किल वर्कर्स नहीं थे, वो अच्छे से मैकेनाइज हो गए। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, क्लार्क्स हो गया या फिर जियोक्स तो आगरा में भी काम करता है, लेकिन मुझे लगता है यूरोप के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो साउथ में ज़्यादा काम करते हैं। और आगरा की जो स्ट्रेंथ है वो है यहाँ का डेवलपमेंट, और जो छोटी छोटी लॉट्स भी जो होती हैं, लाइट से 1000 पेयर 2000 पेयर की लॉट्स, वो भी हम बना लेते हैं। अदरवाइज साउथ में क्या होता है, छोटी नंबर ऑफ पेयर्स अगर कम है तो शायद वो लोगों को बनाने में डिफिकल्टी आती है, तो वो भी एक रीज़न है। तो आगरा जो है वो जो बड़े ब्रांड्स हैं जो कि नंबर ऑफ पेयर्स ज़्यादा बनाते हैं, उनसे दूर चला गया। आई थिंक वो सारा मार्केट साउथ में है अभी। अच्छा। और जो बहुत सारे फैशन ब्रांड्स हैं जो कि नंबर ऑफ पेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं और लिमिटेड पेयर्स बनाते हैं, आई थिंक वो काम आगरा में ज़्यादा है अभी, बिकॉज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। क्योंकि हम लोग काफ़ी कुछ ऐसा भी होता है, बिना मशीनरी के भी हम लोग काफ़ी कुछ जूते बना लेते हैं। अच्छा। और साउथ में क्या, किसी भी काम के लिए मशीनरी ही चाहिए। आई थिंक ये आगरा की स्किल्ड वर्कर्स जो आगरा की स्ट्रेंथ भी है, और आगरा का ड्रॉबैक भी है। अच्छा, अब ड्रॉबैक पे आते हैं। मैं इसको हल्का सा पीछे कर दे रहा हूँ, इससे थोड़ी सी आसानी होगी मूवमेंट। हाँ, एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, हाँ, अभी हमारा कस्टमर वाइज अगर देखें तो डाइचमैन है द बिगेस्ट रिटेलर ऑफ द वर्ल्ड, वो आगरा में काम करता है। जियोक्स काम करता है, सीसीसी काम करता है, ज़ारा काम करता है, मैंगो काम करता है, और बुगाटी है, एराम है। ये सब बड़े नाम हैं सारे के सारे, ये सभी भी। किकर्स बहुत कम करता है, किकर्स का मेन जो बिजनेस है वो साउथ में ही है। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस पर कि जिसको अंकल जी ने फ्लैग किया कि बहुत सारी वजहें हैं, इसमें से स्किल्ड लेबर भी एक वजह है कि आगरा में इंडस्ट्री थोड़ी सी अब स्लम्प की ओर जा रही है। पता नहीं मैं सही वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं, इसको आप लोग इसको थोड़ा सा मार्क कीजिएगा। स्किल्ड लेबर आगरा में है जूते बनाने वाला? स्किल वर्कर्स आगरा से ज़्यादा पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। अच्छा। और यही रीज़न है कि आगरा में बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्किल वर्कर्स के सहारे कर लेते हैं और मशीनरी नहीं खरीदते हैं।
और ये एक रीज़न है कि आई थिंक आगरा पिछड़ भी गया इस वजह से, और इन द सेम टाइम ये एक आगरा की स्ट्रेंथ भी है। आगरा का इन टर्म्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट आई थिंक आगरा से बेटर कुछ भी नहीं है। आगरा वाले कोई भी नया जूता, नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, और उस तरह से देखा जाए तो आगरा इज़ वेरी गुड। और लेकिन अगर आप नंबर ऑफ प्लेयर्स, वॉल्यूम की बात करें तो साउथ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ उनके पास मशीनें हैं और हमारे पास हाथ है। मशीनरी भी है, वहाँ टेनरीज भी हैं। नॉर्थ में टेनरीज नहीं है, लेदर हम लोग यहाँ खुद नहीं बनाते, साउथ से मंगाते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पे आप अगर जूते, लेदर के जूते बनाने हो तो आपको कहाँ से चमड़ा मंगाना पड़ेगा? क्या तरीका है उसको मंगाने का? बनाने का तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, साउथ का आप ऑर्डर करो, वो तो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है लेदर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या है, क्योंकि उनके पास अपना रॉ मटेरियल भी अपना है, और दूसरा उनके पास मशीनरी भी है, तो जाहिर सी बात है उनको एडवांटेज तो है उनको अभी इस बात का। ठीक है, वो अब मैं जानना चाह रहा हूँ प्रोसेस क्या है लेदर मंगाने का। हमें लेदर के जूते बनाने हैं, मान लीजिए मैंने ही एक फैक्ट्री लगाई आगरा में और मुझे लेदर के जूते बनाने हैं और मुझे लेदर चाहिए, तो मैं लेदर कहाँ से मंगाऊंगा? क्या तरीका है उसका प्रोसीजर क्या होगा? और उसमें ये भी बता दीजिए, मेरा आग्रह ये भी होगा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर यूज होते हैं इंडस्ट्री में यहाँ की, प्लीज। मेनली हम लोग काओ, बफेलो और गोट और शीप लेदर यूज़ करते हैं, और थोड़ा बहुत पिग लेदर भी यूज़ करते हैं, लेकिन पिग लेदर सारा इंपोर्ट होता है चाइना से। पिग लेदर अभी भी इंडिया में नहीं बनता है, यहाँ तक मुझे जानकारी है। और काओ लेदर और काओ, शीप और गोट का जो मेन सोर्स है वो है साउथ, चेन्नई और उसके आसपास का एरिया, और जो बफ लेदर का जो मेन सोर्स है वो है कानपुर, और थोड़ा बहुत लेदर जालंधर में भी बनता है। काओ लेदर वगैरह थोड़ा बहुत एरिया वहाँ जालंधर में भी है, वहाँ से भी हम कलकत्ता से भी मंगाते हैं लेदर हम लोग। तो मुझे लेदर मंगाने के लिए क्या करना होगा? अगर लोकल ट्रेडर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं आगरा में, आप किसी भी ट्रेडर के थ्रू कहीं से भी माल मंगा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, वो कोई भी दिक्कत नहीं है। जितनी भी टैनरीज हैं उन सभी किसी सेल्स मैनेजर भी आगरा में हैं, वो भी डायरेक्टली आपके टच में रहते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेदर सोर्सिंग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो कॉस्ट ऑफ लेदर साउथ में होती है वो शायद कम होती है, यहाँ आकर थोड़ा बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती होगी लेदर की प्राइस? आई थिंक 5 to 8% इन जनरल। 5 से 8% के आसपास मोटा मोटी लेदर का दाम यहाँ आते थे बढ़ जाए। इससे आप प्रोडक्ट का भी दाम डिफर करता होगा आपके फिर? हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा टैक्सेशन पे आता हूँ, क्योंकि जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो देश एक चुनाव के मुहाने पर भी है, और मैंने कुछ व्यापारियों से गाज़ियाबाद में बात की, नोएडा में भी बात की, और यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, और आगे भी बात करूँगा। तो कई सारे व्यापारियों ने एक चीज़ को फ्लैग किया, हम वो जीएसटी की जो एक रोड लाइट व्यवस्था है उससे परेशान है। एक रोड लाइट की पिक्चर बड़ी वायरल होती है जीएसटी को लेकर, कि जिसमें एक चौराहे पे रोड लाइट लगी है, उसके मुंह हर जगह निकले हैं, और उसका मतलब ये है कि पता नहीं कि किस स्लैब में क्या जीएसटी लग रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है। और अभी मैं जैसे कुछ व्यापारियों से बात कर रहा था कि मैं ये बनाता हूँ, कुछ खाने का सामान बनाते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल मैं 5% पे खरीदता हूँ, तेल लेकिन 18% पे खरीदता हूँ, मैं किस पे दाम पे बेचूँ, इसलिए मैं इस पे स्ट्रगल करता हूँ। बहरहाल, जीएसटी को लेकर शू इंडस्ट्री में क्या माहौल है? क्या किस तरीके जीएसटी फ्रेम हो रहा है शू इंडस्ट्री में? कौन बताएगा इस पे? अमित जी, आप बताइए। जहाँ तक डोमेस्टिक मार्केट का जीएसटी का सवाल है, 1000 रुपये से ऊपर के जूते पर 18% जीएसटी पेबल है। फुटवेयर एक बेसिक नेसेसिटी है जो सबको चाहिए, इस प्राइस के लिए 18% जीएसटी काफ़ी ज़्यादा है। यानी 1000 रुपये का जूता, उस पर 180 रुपये जुड़ेंगे मेरे। 1000 रुपये 180 रुपये जुड़ेंगे तो उसकी सेलिंग प्राइस बहुत बढ़ जाती है, जो अनअफोर्डेबल हो जाता है कस्टमर के लिए, जिसकी वजह से डिमांड कम होती है और जिसकी वजह से लोकल मार्केट में सेल भी कम है। तो अगर ये जीएसटी का रेट रैशनलाइज किया जाए, 12% लाया जाए, तो इससे बिजनेस में काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, लेकिन आप जो बता रहे थे इस बातचीत की शुरुआत के पहले कि शूज़ के कंपोनेंट्स अलग अलग जो होते हैं, बकल हो गया, पीयूसी हो गया, सब कुछ हो गया, उस पे जो अलग अलग कंपोनेंट्स में जीएसटी लगती है, वो स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या है वो? देखिए, जब हम शूज़ एक्सपोर्ट करते हैं, कई बार हमको कुछ मटेरियल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो पहले हमारे पास फैसिलिटी थी री एक्सपोर्ट करने के लिए, हमको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड था। क्या है ये, समझाइए थोड़ा इसको। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कस्टमर कहता है कि हमारे लेबल है या बक्कल है, हमको उसके लिए मंगाना है, स्पेशली दुनिया में कहीं से भी, तो पहले हमारे पास ड्यूटी फ्री हम मंगा सकते थे
री एक्सपोर्ट करने के लिए। यानी एक सेकंड मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं, यानी मुझे अपने जूते का चिप्पी चाहिए, जो जूते पे चिपक की चिप्पी चिपकाएंगे वो हमको चाहिए। तो मैंने अमित भाई से कांटेक्ट किया, तो अमित भाई उसको कहीं से मंगवाए और बिना टैक्स दिए, बिना टैक्स उस पर लगी नहीं है, ड्यूटी फ्री है कि तो ड्यूटी आपको पे नहीं करनी पड़ी, और आपने मुझे जहाँ मैं जिस देश में रहता हूँ आपने वहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये ऐसे पहले होता था। ठीक है, फिर अब हमको पहले ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जीएसटी पे करना पड़ता है उस ड्यूटी पर। उस ड्यूटी पर भी जीएसटी पे करना पड़ता है। जी, एट द टाइम ऑफ जब हम कस्टम क्लियरेंस करा होते हैं, हमको ड्यूटी और जीएसटी दोनों पे करना पड़ता है, जो कि करीब करीब 35% होता है जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू का। तो माने आपने 1 करोड़ का सामान मंगाया है तो 35 लाख जीएसटी जाएगा उस पे जीएसटी और ड्यूटी जाएगा मिलाकर उस पर, जो कि हमको पहले देना पड़ता है, जब तक कि एडवांस में। एडवांस में देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से हमारी पास में फंड्स की भी शॉर्टेज हो जाती है, कॉस्ट ही बढ़ जाती है हमारी, और वो माल हमको री एक्सपोर्ट करना है। यानी कि एक पूरी दुनिया में ट्रेड का एक रूल है, गवर्नमेंट सब फॉलो करती है कि जो माल एक्सपोर्ट होना है वो माल ही एक्सपोर्ट हो, टैक्स एक्सपोर्ट ना हो। एक आपकी तरफ से जाएगा तो इन्फ्लेट होकर जाएगा फिर वो दाम। आपको 1 करोड़ का आपने मंगाया, 1 करोड़ 35 लाख के ऊपर आप बेचोगे उसको आप। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, कॉस्ट होती है तो कहीं ना कहीं टैक्स पे एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा माल ही महंगा हो जाता है और इंटरनेशनल कंपटीशन में हमारे प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, जो कि आज की एक फियर्सली जितना एक इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत फियर्स लेवल पर है, और बांग्लादेश जैसी कंट्रियाँ काफ़ी सब्सिडाइज करती हैं अपने ट्रेड को, इंसेंटिव देती हैं, सब्सिडाइज नहीं बोलूँगा, बहुत इंसेंटिव देती हैं, तो उसके आगे हमारे प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैसे बांग्लादेश कैसे हैंडल कर रहा है सिचुएशन को, समझाइए थोड़ा सा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए WTO के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्लादेश का क्लासिफिकेशन LDC के तरह से है। LDC का मतलब होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ये उनका क्लासिफिकेशन, जिसकी वजह से उनको अलाउड है कि वो अपने इंडस्ट्री को कुछ फैसिलिटीज देकर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा सकें, लेकिन इसीलिए वो अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडी देती हैं, जिससे कि वहाँ पर लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। तो वो सब्सिडीज देती हैं या वो एक्सपोर्ट बेनिफिट बोल लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अब प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो इसलिए कस्टमर्स वहाँ से लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इंडिया से लेने के। और इसलिए हमारे, और चूंकि हमारे यहाँ ड्यूटी फ्री और उस पर भी जीएसटी है और हम इन्फ्लेटेड है, तो दोहरे रीजन कस्टमर के पास हो गए कि हमारा मार्केट थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। अच्छा, हमारे प्राइसेस ज़्यादा हो गए कंपेयर टू कंपटीशन कमिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, उसके मुकाबले हमारे प्राइसेस ज़्यादा हो गए। ये समझा सकेंगे कि इसमें ये कितने लंबे समय से किस ड्यूरेशन में चेंज हुआ है, इतना बड़ा चेंज, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा रिमार्केबल चेंज है बिजनेस के हिसाब से। देखिए, ये तो आई थिंक ये चेंजेस एक बार में नहीं हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके हुए हैं। जैसे ही कुछ हमारे एक्सपोर्ट की बेनिफिट्स से और फैसिलिटीज से ये जो विड्रॉ हुए, ये तकरीबन पिछले 7-8 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली विड्रॉ हुए, लेकिन नेचुरली इसका हमारी कंपेटिटिवनेस पे फ़र्क पड़ा है। एज अ प्रोड्यूसर ऑफ मतलब एज अ प्रोड्यूसर ऑफ शूज़, इनका प्राइसेस कंपेटिटिव है एट ग्लोबल लेवल, इससे फ़र्क पड़ा है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। मतलब मैं अगर लेमैन की भाषा में कहूँ तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका दाम ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से उसकी मांग भी कम हो गई है, ये हो गया है। मांग, हमारा दाम ज़्यादा, हमारा जो चेंज इन्होंने बताया कि बांग्लादेश में और जो हमारी इंडस्ट्री की जो टैक्सेशन की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो उनका सस्ता है, हमारा महंगा है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बड़े ब्रांड्स हमारे पास यहाँ काम कर रहे थे वो धीरे धीरे वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें वोल्वरिन हमारा इतना बड़ा एक अमेरिकन कस्टमर था, I think it's a very big customer, and now slowly they have shifted to Bangladesh. CCC भी चला गया। CCC ये चला गया हमारे यहाँ से, चला नहीं गया, कम हो गया, शिफ्ट हो गया, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। मैं ये जो परसेंटेज मैं बताऊंगा तो करीब 70% बिजनेस चला गया, तो 30% जो कैरी ओवर्स है वही हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं यहाँ पे आज। तो ये इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है,
कि हमारी कॉस्ट बढ़ती चली आ रही है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि हमारा कंपोनेंट इंडस्ट्री वीक है एंड वी आर ऑल डिपेंडिंग मोस्टली ऑन चाइना। समझाइए अंकल, कंपोनेंट इंडस्ट्री क्या है, ये बताइए क्या है मुझे। कंपोनेंट इंडस्ट्री इन द सेंस, अब जैसे हील है, अब जैसे भाई साहब ने बक्कल का नाम लिया, तो बक्कल्स हैं, जूते के अलग अलग हिस्से हो गए। अलग अलग हिस्से हो गए। लाइनिंग है, पीयू मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं लाइनिंग में, कभी पीयू अपर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री है ही नहीं, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है इसकी, तो हम हर चीज़ वहाँ से इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ये टॉप अप है, काउंटर है, इंसोल्स हैं, ये सब चीज़ें वहीं से इम्पोर्ट होती मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं चीन से। चाइना से, मोस्टली चाइना है, यूरोप है, इधर उधर से इंपोर्ट करते हैं। हमारी इंडस्ट्री, अगर हमारी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट दे, हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपोनेंट इंडस्ट्री को बैकअप दे, 101% हम उससे बेहतर जूता बना सकते हैं, उससे सस्ता जूता बना सकते हैं। तो मतलब अगर सरकार का सपोर्ट मिले तो हम वो कंपोनेंट्स यहाँ पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी सरकार की तरफ से हम लोग को कोई कंपोनेंट इंडस्ट्री पे कोई तवज्जो नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। इसीलिए कंपोनेंट इंडस्ट्री डरती है आगे बढ़ने से कि कैसे हम आगे बढ़ें, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट होता है उसका बनाने का। तो ये भी हमारा एक माइनस पॉइंट है, जिसकी वजह से हम, आप देखिए ना, आज पूरा करोल बाग दिल्ली में देख लिए, 99% मटेरियल फ्रॉम चाइना। अच्छा। हम हील वहाँ से ला रहे हैं, हम सोल वहाँ से ला रहे हैं, हम सिंथेटिक मटेरियल वहाँ से ला रहे हैं, हम टेक्सटाइल वहाँ से ला रहे हैं। क्यों? बक्कल है, ट्रिम्स हैं, जो हम लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो वहाँ से ला रहे हैं। और हमारे इधर इस इंडस्ट्री नाम सर, नाम मन्नू महाजन जी। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर मशीनरी जो है वो भी आज आई थिंक 90% इम्पोर्ट होती है। हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंपोर्ट पे ड्यूटी कितनी लगती है मशीनरी की? मशीनरी पे कितना? 20%। 20% इंपोर्ट ड्यूटी है मशीनरी पे। 90% मशीनरी हमारे यहाँ नहीं बनती। 90% हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। बेसिक मशीनरी भी नहीं बनती हमारे यहाँ। Another one point. Previously, all these shoe industry machines we are importing from Italy or from America or Germany. Now, China is so developed in a such manner, so they copy 100% Italian machines, and now in India we have to buy either from China from. तो आप बोल रहे थे ना कि we used to order from Italy, तो मुझे लगा कि अगला देश का नाम चाइना न ले लें हमारा। मैं बस अपने दिमाग में गेस कर रहा था कि चाइना ने बैंड बजा रखी है, वाकई में हमारे पास नहीं है। हम हर चीज़ के लिए डिपेंडिंग वो है, हमको वो काम लाना है, उसके बाद फिर हमको अपना काम करना है। मैं बता रहा हूँ, स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए वी आर डिपेंडिंग टू द चाइना। पूरा जूता बनाना है। सर नाम आपका? विकास महाजन। अगर हमको पूरा जूता बनाना है तो हम इंडिया के अंदर वो रॉ मटेरियल नहीं, हम पूरा जूता बना सकें, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा चाइना से कुछ ना कुछ। अब मैं बहुत लेमैन सा, लेकिन बहुत फालतू सवाल भी है, लेकिन ज़रूरी भी है। एक जूते का कितना % कंपोनेंट हम चाइना से मंगा रहे हैं? 90% कंपोनेंट हम चाइना 90% कंपोनेंट चाइना से आ रहा है। यहाँ पे हम सिल्क के मेड इन इंडिया लिख रहे हैं उस पे, क्या मतलब इट लुक्स लाइक दैट ना। देखिए, लेदर है हमारा, लेदर है, लेदर और सोल हमारा इंडिया में होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग इंडिया में सोल नहीं बनाते, लेदर में बनाते हैं। बस जितना भी, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट देखें, जो जितना भी सिंथेटिक आप देख रहे हैं, वो 99.9% फ्रॉम चाइना है। मैं तो डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उसमें 90% जो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, जूता बन रहा है, एक्सेप्ट सोल, सब चाइना से आ रहा है। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए करना क्या होगा? सरकार को प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि ताकि हम अभी यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट ये अपने तो सिंथेटिक फाइबर्स की हुई है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे। 1-2 फैक्ट्रीज लगी हैं कंपोनेंट्स में। आप ये आप क्या कहते हैं इसको, पीयू फुट बेड्स की फैक्ट्री भी लगी हैं और इंसोल्स की फैक्ट्री भी लगी हैं थोड़ी बहुत। बट धीरे धीरे शायद वो, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड नहीं है उसके अंदर। वो बस केवल मेड इन, वो जो मेक इन इंडिया
जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है उसके अंदर थोड़ी सी एड है, बाकी तो लेकिन उतना कंसिडरेबल नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री को संभाल सके। अब दूसरी बात क्या है कि जब हम चाइना से लेते हैं और जो आदमी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, कॉस्ट वाइज डिफरेंस है। यहाँ डेवलप्ड इंडस्ट्री है वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक ही सप्लायर है, वहाँ पे 100 सप्लायर हैं। जो फिनिशिंग है, जो चाइना से आ रहा है माल, उसकी फिनिशिंग ही डिफरेंट है, बहुत शानदार फिनिशिंग है उसकी। हम लोग इतनी अच्छी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे, हम नहीं बना पा रहे, टेक्नोलॉजी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सरकार महोदय ध्यान दीजिए थोड़ा, चीन पे भी डिपेंडेंसी कम करनी है, इस तरह से भी अपने को। जी कुछ कह रहे थे शैलेश जी। इंडिया में हमारी फैक्ट्री पहली ऐसी फैक्ट्री थी जिसने कि सिंथेटिक चाइना से इंपोर्ट कर कर उसको री एक्सपोर्ट किया जूते के रूप में यूके, और गवर्नमेंट ने उसके लिए हमें एक अवार्ड भी दिया 2012 में। और उसके 2 साल बाद गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव था वो सिंथेटिक शूज पे जीरो कर दिया। मतलब समझाइए प्लीज, इसको समझाइए, ब्रेक डाउन करिए। ऐसा है सर कि हम इंडिया में पहले ऐसे मतलब फैक्ट्री थे जिसने कि सिंथेटिक चाइना से इंपोर्ट की, उसका सामान चाइना से मंगा लिया आपने, सिंथेटिक, ओनली सिंथेटिक अपर के लिए, लेदर की जगह सिंथेटिक हमने चाइना से इंपोर्ट की और जूता बना के हमने उसको यूके में, हमारा एक कस्टमर था जेडी विलियम्स, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, यूके में बेच दिया आपने अपना जूता। मतलब इंडिया में हम पहले थे, हमसे पहले कोई नहीं था। और उसके लिए आपको 2012 में अवार्ड ही मिला। हम गए चेन्नई फेयर पहुंचे तो हमको अवार्ड ही मिल गया उसके लिए। उसके 3 साल तक गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 साल तक जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेदर पर था वही सिंथेटिक पर भी था। एक्सपोर्ट इंसेंटिव यानी एक्सपोर्ट करने पे जो हमें इंसेंटिव मिलता था, जो छोटी सी राशि मिलती है, हाँ वो लेदर पर भी था और सिंथेटिक पर भी था। 3 साल बाद अचानक गवर्नमेंट ने सिंथेटिक पे बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया और लेदर पे जारी रहा वो। तो हमने भी कहा सिंथेटिक जूते बनाने बंद कर दिए। मुझे हंसी आ रही है इन लोग की हंसी की वजह से, और कोई रीजन नहीं। ये बात सही है, बात गलत है, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सच बात है। और उसके 3 साल बाद क्या हुआ कि सिंथेटिक पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव बंद हो गया, सिंथेटिक के जूते बनने बंद हो गए। भाई गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर किसी फैक्ट्री ने इनिशिएटिव लिया है और काम चल रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसको और प्रमोट करते। उन्होंने प्रमोट करने की जगह हवा निकाल दी गुब्बारे से, उन्होंने लिया उसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव और बंद कर दिया। हाँ, उससे गाय भी नहीं कट रही थी, उससे कोई चमड़ा भी नहीं कट रहा था, अच्छी बात है, सिंथेटिक के जूते बन रहे थे, लेकिन बनने ही नहीं दिए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव बंद हो गया, जूते बनाना हमने भी बंद कर दिया। और एक अच्छा खासा व्यापार जो हो सकता था उन जूतों से, उस सिंथेटिक से, वो शायद बहुत अच्छा होता देश के लिए, लेकिन ऐसा ना हो सका। कोई गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले मुझको लगता है गवर्नमेंट होल्डर से बातचीत करनी, गवर्नमेंट जो है वो व्यापारियों से काफ़ी दूर है। जो लोग नीतियां बनाते हैं व्यापारियों के लिए, उनको खुद नहीं मालूम कि वो क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। या फिर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की जिन नीतियों से उन लोगों को फायदा होता है वो बना देते हैं, वो ये भी हो सकता है। एक सवाल ये भी है अब कि जैसे चमड़े की बात हो रही है, तो मैं इस बात को कैमरे पे भी कहूँगा और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि गाय जो है हमारे देश में एक धार्मिक पशु है, तो गाय हमारे देश में एक राजनीतिक पशु भी है। ठीक है, उसके ऊपर तमाम किस्म की राजनीति हुई है। और चमड़ा जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि गाय का चमड़ा इस्तेमाल, बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो चमड़े की बेल्ट, चमड़े के जूते नहीं पहनते हैं। आप लोग सुनते ही देखते रहते होंगे, बहुत सारे लोग हमारे बीच में होते हैं। हाँ, जैन नहीं पहनते हैं। हाँ, जैन नहीं पहनते। जैन तो एक वो धर्मावलंबी हो गए कि वो खाते भी नहीं, बहुत सारी वर्जनाएं होती हैं इनकी। जो सिविल सर्विसेज में भी हैं, जेंट्स हैं, वो लोग भी लेदर की बेल्ट, लेदर के शूज़ यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग सिंथेटिक यूज़ करते हैं आज भी, नॉन लेदर। और अभी आपकी इंडस्ट्री में जो मैं 2021 में आई गेस में आया था, तो उस समय ये पता चला था कि गाय के लेदर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। हाँ, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। गाय का लेदर, काऊ लेदर जो होता है सॉफ्ट और ड्यूरेबल होता है। लेकिन अभी का जो इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने गाय को एक राजनीतिक इस्तेमाल के तौर पे भी जो देखा है मैंने, तो अभी गाय के लेदर को लेके प्रोक्योरमेंट और उसका प्रोसेसिंग और उससे शू मेकिंग कितनी आसान है, कितनी कठिन है आप लोगों के लिए? बहुत कठिन है, इसीलिए आज की तारीख में गाय का लेदर ज़्यादातर इम्पोर्ट हो रहा है, बाहर से आ रहा है। लेकिन आ रहा है।
तो बहुत रहा है। हाँ तो बहुत ज़्यादा रहा है, अब तो बहुत बढ़ गया है ना, पहले से ज़्यादा आ रहा है। आ रहा है। इंडिया में नहीं है इतना जितना कि बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। सर इस बात को ना मैं समझाता हूँ आपको, मैं नटशेल में ना आपकी समझ में बात आएगी ऐसे। जैसे शराब पीना गंदी बात है, लेकिन शराब के ठेके हर नुक्कड़ और चौराहे पे खुले हुए हैं, राइट। सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, लिखा हुआ है, लेकिन हर जगह अवेलेबल है। लेकिन सिगरेट के डब्बे पे ही छपा हुआ है वो छपा तो। हुआ है, हर जगह अवेलेबल है। ऐसे ही है कि अगर हमको चाहिए गाय का लेदर, हमको बैन करना है अपने देश में, सिंपली बैन कर दें, एक बार काम खत्म। उसके लिए ये कि हमारी गाय गाय है, बाहरी गाय गाय नहीं है, यहाँ पे वो लग रहा है दिखने में। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हमारी गाय गाय है और उनकी गाय गाय नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पॉलिसी को देखकर तो ये लगता है ना। क्या होता है कि कहीं ना आपने बोला गाय एक राजनीतिक पशु भी है, तो उसका क्या है, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी हो जाता है। कभी कभार ये भी हो जाता है कि गाय का राजनीतिकरण हो गया, ये ऐसा भी हो सकता है। और मुझको तो ये लगता है कि अगर लगता है गवर्नमेंट को कि गाय हमारी माता है और हमको नहीं करना है, अगर ऐसा, मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है, गाय की हम लोग बहुत धार्मिक मान्यता है हमारी एक, आप गाय का जूता चमड़ा बनाना बंद कर दीजिए, इंपोर्ट करना ही बंद कर दीजिए। इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं, उस पर राजनीति भी कर रहे हैं, सब कुछ टैक्स भी ले रहे हैं हमसे उसी पर। सब कुछ एक साथ करने का क्या फायदा है। अंकल कुछ बोल रहे थे आप। मैं ये बात बोल रहा था कि ये जो बात हो रही है ना कि हम लोग गाय का लेदर कट करते हैं या गाय का लेदर हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं। पहले चीज़ तो ये कि जो भी गाय दूध देने वाली होती है उसका प्रोसेस 90% नहीं होता। जो बैल होते हैं ये उसके अंदर जाती है, चाहे हम इंपोर्ट करें, चाहे हम इंडिया में बनाएं। उसका रीज़न भी है क्योंकि जो गाय जो दूध देने वाली है उसको कोई भी स्लॉटर नहीं करता कभी भी, चाहे वो यहाँ पे हो या बाहर हो, वर्ल्ड वाइड हो। ठीक है, अब मेरा एक सवाल आखिरी है इसमें, एमएसएमई के नियमों को लेके। एमएसएमई के कुछ नियम हैं जो इस बातचीत के पहले हमने समझाए थे। एमएसएमईज यानी मीडियम स्मॉल एंड मीडियम लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज़ को लेकर सरकार का पुश रहा कि इनको अनुदान राशि दी जाए और इससे काम किया जाए, और उनको एक मंत्रालय भी बनाया गया, एमएसएमई मंत्रालय। और ख़ासकर कोविड लॉकडाउन के समय एमएसएमईज़ को थोड़ा और पुश देने की सरकार की कोशिश देखी गई। लेकिन शू इंडस्ट्री को लेकर एमएसएमईज़ के कुछ नियम बदले बीते कुछ वर्षों में, और उन नियमों में पेमेंट की समयावधि भी डिसाइड हुई, कितने समय में क्या पेमेंट करना है। वो क्या नियम है, कौन बता सकता है मुझे आप में से? उनके लिए आप एस्केप रूट है लग रहा है। ज्ञानी आदमी ज्ञानी है, ओके जी बताएं। देखिए ऐसा है, लास्ट एनुअल बजट में एक नया प्रावधान इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो हमारे एमएसएमई सप्लायर्स हैं जिनके पास में एमएसएमई सर्टिफिकेट है उसको उसका कस्टमर 15 दिन के अंदर पेमेंट करेगा। अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो वो हमारी उससे माल लिया है जो परचेज नहीं मानी जाएगी, वो हमारे प्रॉफिट में जोड़ ली जाएगी और उसके ऊपर हमको 33% टैक्स पे करना पड़ेगा तब तक जब तक कि हम उसको पेमेंट ना कर दें। अब हमारा काम एक्सपोर्ट का है, एक नॉर्मल पेमेंट टर्म्स हमारा कस्टमर का 90 डेज है। 90 डेज मिलता है तब होता है जब माल इंडिया सेल हो जाता है। हमारा माल बनाने की अवधि करीब 60 दिन है, तो करीब हमारा जो पेमेंट की साइकिल है करीब 180 दिन है। आप ये समझिए जैसे हमने एक तारीख को इन्वेस्टमेंट किया, हमको 180 दिन बाद पैसा मिलेगा, तो ये बहुत लंबी साइकिल है। इस साइकिल को यानी लगभग 6 महीने हो गए ना, 18 6 महीने, तो हम 6 महीने हमको पेमेंट मिल रहा है हमको हमारे कस्टमर से, और हमको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ रहा है हमारे सप्लायर को। तो हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम कर सकें, हम इतना नहीं कर, तो इसके लिए हमको करना ही पड़ेगा कि या तो हमको और कैपिटल डालना पड़ेगा बिजनेस में, जो कि एमएसएमई के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम वैसे ही बहुत कम संसाधन में काम करते हैं। ठीक है, आपको तो मान लीजिए 6 महीने पेमेंट मिलेगा, आपको कितने दिन में पेमेंट देना पड़ता है? 15 दिन में। 15 दिन में आपको 15 दिन में पेमेंट देना पड़ता है। हाँ, तो हम आपको पैसा मिलेगा 6 महीने में। 6 महीने में, तो हम बहुत कम संसाधन में काम करने वाले लोगों में से हैं, तो अगर हम नहीं कर पाए ये, तो इस रूल से बचने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यही रास्ता है कि हम अपना टर्नओवर कम कर लें।
और टर्नओवर पे भी टैक्स देते ही होंगे आप। वो तो टैक्स है ही है, लेकिन टर्नओवर कम करने से कोई भी यूनिट है जो कि हमारे और फिक्स्ड खर्चे होते हैं तो हम नुकसान में जा सकते हैं, या हमको अपने बिजनेस को साइज को छोटा करना पड़ेगा, डाउन साइज करना पड़ेगा बिजनेस को। डाउन साइज करना पड़ेगा, या हमको और फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे जो कि मुश्किल होता है अरेंज कर पाना। तो या तो कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम दे कि हमारे जो एक्सपोर्ट के रिसीवेबल्स हैं उसके लिए हमको बैंक से फाइनेंसिंग की लाइन खोल दे, जो हमारे कस्टमर्स के पेमेंट आने हैं वो हमको फाइनेंस मिल जाए बैंक से, तो हम ये कर सकते हैं। पैसे का एक सतत फ्लो बना रहे, आपके पास से जाए भी उधर से आए भी, कहीं से तो आए। तो वो तो करना पॉसिबल है, लेकिन इसके बिना इस रूल को फॉलो करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। मैं नहीं कहूँगा बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है इसको मैनेज करना। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसको कि हम इस समय फेस कर रहे हैं, और हमारे सामने कोई चारा नहीं है। वी डोंट नो कि हम क्या करें। पीएम का जो स्किल इंडिया मिशन था, मतलब मेरे ख्याल से 19 लोकसभा चुनाव में मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी कि स्किल इंडिया मिशन कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। स्किल इंडिया मिशन से कितनी हेल्प मिल रही है आपको? क्या स्किल लेबर वगैरह की दिक्कत दूर हो रही है आप लोग की इससे? देखिए, आगरा के अंदर अपनी स्किल्ड लेबर काफ़ी है, हालांकि उस लेबर को स्किल बढ़ाना चाहिए। एक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे ख्याल से उस प्रोग्राम से लेबर का स्किल बढ़ाना और नई लेबर को स्किल्ड करके वर्कफोर्स में लेके आना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत हेल्प नहीं मिली है। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इतनी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ इंडस्ट्री। यहाँ पे हेल्प दी जा सकती थी आराम से। हेल्प दी जा सकती थी। आगरा में गवर्नमेंट का एक फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जो कि स्पेशलाइज है फुटवेयर ट्रेनिंग में, जो कि सीख के लोग आते हैं। क्या सीखे रहते हैं, कुछ जानते हैं? वहाँ से एक बेसिक ट्रेनिंग लेकर आते हैं, बेसिक ट्रेनिंग मिल जाती है। तो चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर मैं बातचीत को रैप करूँगा। जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो यहाँ की शू इंडस्ट्री का क्या हाल है? क्या इंडस्ट्रीज डाउन साइज हो रही हैं, या वो डाउन साइज कर रही हैं खुद को कुछ इंडस्ट्रीज़, या उनके प्रोडक्शन में कमी आ रही है, या कुछ यूनिट्स बंद हो रही हैं, या वो अपने कस्टमर्स को मूव आउट कर रही हैं, रिलोकेट कर रही हैं प्रोडक्शन को, या सरवाइव कर रही हैं? तो कैसे कर रही हैं? कौन बताएगा इस पर? बताइए। आप फ़ोन पे थे, फिर से बता दूं आपको? मेरा सवाल ये था कि जब समस्याएं हैं अगर इंडस्ट्री में इतनी सारी, लाइसेंसिंग को लेके, इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, एमएसएमईज़ के रूल्स चेंज हो रहे हैं, जीएसटी का स्लैब इतना कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, तो इंडस्ट्रीज़ की हालत क्या है यहाँ पे? आगरा में इंडस्ट्रीज़ क्या डाउन साइज कर रही हैं खुद को, अपने आप को रीजिक कर रही हैं, यूनिट्स बंद हो रही हैं? क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? या अपने आप को सस्टेन कर रही हैं? तो कैसे कर रही हैं? बैंक से लोन लेके सस्टेन कर पा रही हैं? कितनी पूंजी खुद के लिए बचा पा रही हैं? हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ खाया कुछ घर के लिए बांधा, तो कितना बांध पा रही इंडस्ट्रीज़ अपने घर के लिए? मुझको ऐसा लगता है कि एमएसएमई का जो रिवाइज पेमेंट प्लान आया है उसके बाद एटलीस्ट 10 से 15% फैक्ट्रियाँ आगरा में बंद होंगी, या तो बंद होंगी या उनका टर्नओवर आधा रह जाएगा। कुछ फैक्ट्रियाँ ग्रो भी कर रही हैं। ग्रो वो फैक्ट्रियाँ कर रही हैं जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, जिनके पास पहले से बैकअप है, पैसा है, पूंजीपति हैं, धनपति हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे। जो फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कि भाई ऑर्डर्स तो हैं लेकिन फाइनेंशियली साउंड नहीं है, डेफिनेटली वो अपना टर्नओवर ही कम करेंगी, क्योंकि एक लेवल तक आदमी अपनी घर दुकान मकान गिरवी रख सकता है, अपने आप को तो गिरवी रख नहीं सकता। तो उसके बाद फिर वही होगा, जितना कर पाएगा वो कर लेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। तो वन थिंग इज फॉर श्योर, मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में फुटवेयर इंडस्ट्री का ओवरऑल टर्नओवर कम होगा, बढ़ेगा नहीं। चलिए, तो इस बातचीत को यहीं बंद करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ बंद करते हैं कि सरकारें जिन व्यापारियों से, जिन उद्योग घरानों से टैक्स वसूलती हैं ना, तमाम तरीके के टैक्स जो वसूलती हैं और सरकारी खजानों में वो पैसा जाता है, तो उन पॉलिसीज़ के निर्माण में उन व्यापारियों की भी बात सुनी जाए, और कहीं कहीं कोई समझाइश की कमी रह गई हो सरकार की तरफ से या व्यापारियों की तरफ से, उस कमी को भी समय रहते पूरा कर लिया जाए, ताकि सरकारों को आलोचना न झेलनी पड़े। हालांकि सरकारों को आलोचना झेलनी चाहिए, ये भी लोकतंत्र का एक तगाजा कहता है। ललन टॉप पे बने रहिएगा। मैं हूँ सिद्धांत, कैमरे और एडिट पे हैं विजय। बहुत बहुत शुक्रिया।